हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनका इलेक्शन होते हैं और इनके वेरियस एस्पेक्ट के बारे में, बहुत अलग पहलुओं के बारे में हम प्रेसिडेंट के पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कहाँ जो है वो क्या क्या लिखा गया है, कौन से अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा गया है। देखिए, संघ कार्यकारिणी जो है अपनी, उसके बारे में कहाँ जिक्र है। अनुच्छेद 52 52 से 78, ठीक है, 78 के में जो है वो अपने संघ की कार्यकारिणी के बारे में जिक्र किया गया, भाग 5। ठीक है, ये पता होना आपको जरूरी है। भाग 5 अनुच्छेद 52 78 जो है अपना संघ कार्यकारिणी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए संघ कार्यकारिणी किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। संघ की कार्यकारिणी में कौन कौन लोग मिलकर बनते हैं। उसमें राष्ट्रपति है, अपना उपाध्यक्ष है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जिसे हम बोलते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भारत के अटॉर्नी जनरल भी शामिल है इसमें। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपनी संघ कार्यकारिणी इन लोगों से मिलकर बनती है। कितने लोग इसमें हो गए? 5 लोग हो गए। ठीक है, 5 लोगों से आप ये पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अपनी संघ की कार्यकारिणी में कौन कौन लोग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, अब जानते हैं हम कि इलेक्शन किस तरीके से होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट किस तरीके से चुन के आता है। देखिए हमारे प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स। ठीक है, डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं इनको। ठीक है, लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, लेकिन ये क्या होता है, मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब देखिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं। देखिए निर्वाचक मंडल में देखिए कौन कौन, देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो भी चुन के आए होते हैं दोनों सदनों में, लोअर हाउस, अपर हाउस, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, ठीक है, उनके चुने हुए जो है प्रतिनिधि जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन है, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों में जो चुन के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य वो इसके पार्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, निर्वाचक मंडल जिसे बोला है। ठीक है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो निर्वाचक मंडल के पार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब निर्वाचक मंडल मतलब ये लोग जो है वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जान लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर, जो नामांकित सदस्य होते हैं दोनों सदनों में, क्या वो भी पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, संसद के ये लिखा गया, देखिए संसद के दोनों सदनों में के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य किस, ठीक है, राज्य के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में है ये सारे लोग पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़िएगा, ये वाली लाइन को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पार्ट, ये सब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, नामांकित सदस्य जो होते हैं, मनोनीत सदस्य जिन्हें हम बोलते हैं, वो पार्ट नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद देखिए ये जान लेते हैं कि देखिए वोट करने वालों में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की वोटिंग के समय कौन कौन है, एमएलएज हैं और एमपीज हैं। ठीक है, विधायक और हमारे एमपीज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद सदस्य, सांसद जो जिन्हें हम बोलते हैं। तो इसमें देखिए इनके वोट की, हर किसी के वोट की वैल्यू होती है, एमएलए के वोट की वैल्यू होती है, एमपी के वोट की भी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो होती है वोटिंग जो है उसको काउंटिंग की जाती है। अब देखिए कैसे किस तरीके से उसके वैल्यू को निकालते हैं। एमएलए की जो वोट है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए उसमें देखिए क्या, एक विधायक के वोट का मूल्य कितना है, जरा ये देखिएगा। फॉर्मूला है इसके लिए, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, उसको देखिए, उसको डिवाइड किया गया राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से उसको डिवाइड किया गया, और ठीक है, और 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो अपने स्टेट की है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो है अपनी, वहां पे जो होंगे उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरीके से हम
उसी तरीके से हम एमपीज, जो हमारे एमपीज होते हैं, सांसद के वोट की वैल्यू क्या है, देखिए एक वोट की वैल्यू क्या है, वो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वैल्यू जो एमएलए के, जितने एमएलए हमारे चुन के आए हैं, ठीक है, विधानसभाओं में जो सदस्य चुन के आए हैं, उनके टोटल वैल्यू, टोटल वोट की वैल्यू कितनी हुई, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, जो एमएलए हैं, ठीक है, एमएलए के वोट की वैल्यू, ठीक है, जितने एमएलए थे उनके वोट की वैल्यू, सबके वोट की वैल्यू, वोट वैल्यू कह सकते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे हम, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल एमपीज कितने, टोटल एमपीज कितने, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एमपी के वोट की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद देखेंगे, देखिए ये है क्या क्या इसमें, देखिए अच्छा देखिए, मान लीजिए अगर मान लीजिए ये राष्ट्रपति की वोटिंग के समय, ठीक है, राष्ट्रपति के का जो चुनाव होता है उसके, उसमें अगर मान लीजिए कोई डाउट रहा, कोई विवाद रहा, ठीक है, शंका और विवाद हुआ, तो ये विवाद कहाँ जाएगा, ये विवाद जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ही इसका निर्णय करेगा, द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा ये, और कहीं और कोई फोरम नहीं है जहां पर आप ले जा सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो अगर, ठीक है, तो उसको आप सर्वोच्च न्यायालय इससे सुलझाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो प्रेसिडेंट है उसके कार्यकाल कितना है, देखिए जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है 5 साल का है, कब से, जब से वो ऑफिस में एंटर कर जाए, तब से वो क्या है, ऑफिस में एंटर, जब जिस डेट से ऑफिस में एंटर कर जाए, तो वहां से 5 साल तक क्या जो है आपका प्रेसिडेंट का जो है टेन्योर रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने, ये लिखा, राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्षों तक, यहाँ लिखा 5 वर्षों तक पद धारण करता है, ठीक है, ये है। अब देखिएगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देना हो, रेजिग्नेशन देना हो, तो वो किसे देगा, देखिए वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा ये बहुत जरूरी है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देगा, किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, विच मीन्स वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब देखिएगा, मान लीजिए हम किसी को लगा कि जो है हमारा राष्ट्रपति जो है वो, उनको ऑफिस से हटा देना चाहिए, ठीक है, क्या काट रहे हैं, ठीक है, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, मान लीजिए सांसदों को लगा कि ये राष्ट्रपति जो है वो, इनको हटा देना चाहिए, मतलब उसके वजह होंगी कुछ, ये क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं महाभियोग, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देना, या महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग बोलते हैं इसे। अब देखिएगा, ये लिखा है, देखिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन, क्यों हटाया जाएगा, संविधान के उल्लंघन के लिए हटाया जाएगा, ऐसे ही नहीं कि अपने एमपी या एमएलए का मन हुआ कि चलिए आज इस राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो ऐसे नहीं हटेगा। तो वो किस लिए हटाया जाएगा, वो वजह है राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन, ठीक है, संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। आई बात समझ में। उसके बाद देखिएगा, इम्पीचमेंट जो होता है किस तरीके से शुरू होता है, देखिए महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकते हैं, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से ही कोई भी हाउस जो है वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस को शुरू कर सकता है, ठीक है, महाभियोग की प्रोसेस को शुरू कर सकता है। उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास सॉरी, उसके बाद देखिए क्या है, शुरू कैसे होता है, देखिए लिखा है एक, हाँ, इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अब मान लीजिए आरोप लगता है, ठीक है, ये आरोप लगाते हैं, ठीक है, एमपी ये वगैरह आरोप लगाए, तो क्या होगा, इस आरोप को देखिए, इस आरोप को कुछ ना कुछ तो वैलिडेशन होना चाहिए ना, कि क्या किन लोगों का समर्थन है। तो कम से कम 1/4 जो अपने सदस्य है ना, जिस हाउस, जो भी हाउस जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया लेके आ रहा है, तो कम से कम 1/4 जो है ना सदस्य, उनके द्वारा क्या होना चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, 1/4 सिग्नेचर होने चाहिए, उसके बाद 14 दिन का नोटिस देंगे हम प्रेसिडेंट को, ठीक है, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 1/4 पकड़ लीजिएगा, 14 डेज का नोटिस पकड़ लीजिए, ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, अब जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है, महाभियोग का जो प्रस्ताव पास होगा, उस दिन की कुल सदस्यता जो है 2/3 बहुमत से जो है पारित होने के बाद, ठीक है, इम्पीचमेंट कैसे होगा, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब देखिए ये जान लेते हैं पहले 2/3 बहुमत कितना होता है। 2/3 देखिए, मान लीजिए, देखिए कुछ ऐसे होते हैं संसद में, कुछ जो बिल होते हैं, ठीक है,
कुछ बिल जो है देखिए संसद में जो आपको मान लीजिए संशोधन करना है, ठीक है, संसद में अगर मान लीजिए कुछ कोई बिल पर संशोधन लेके आना है, तो कुछ तो आपके ये जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। लेकिन कुछ के लिए क्या चाहिए होता है आपको, कुछ के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है, ठीक है, जो खास आपको समझ सकते हैं कि कोई खास तरीके का अमेंडमेंट हो ना, कोई खास तरीके की प्रक्रिया हो, ठीक है, अगर आप संसद में आप लेकर आ रहे हैं, जैसे अमेंडमेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई अमेंडमेंट होते हैं कुछ, तो वो क्या है आपके 2/3 बहुमत हो चाहिए उसके लिए, ठीक है, 2/3 बहुमत का मीनिंग है कि कम से कम आपको 66% का क्या है वो 66% से ऊपर का कम से कम जो है आपको मेजोरिटी चाहिए थी, ठीक है। एक मेजोरिटी 50% में भी देखिए 50 से 51 हो गया, अगर मान लीजिए 51 हो गया, अगर मान लीजिए 100% लोग हैं तो उसमें अगर मान लीजिए 51 आपको लोग समर्थन देते हैं, 50% जो आपको समर्थन देते हैं तो सिंपल मेजोरिटी होगी। लेकिन आपको इसके लिए इम्पीचमेंट के लिए, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी 75% के आसपास की, 2/3 कितना होता है 3, हाँ सही है, 75 के आसपास की जो है मेजोरिटी आपको चाहिए इसके इम्पीचमेंट को, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए 75% की जो है वो क्या करीब करीब आपको मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो पास हो पाएगा ये रेजोल्यूशन प्रस्ताव। अब देखिए अगर मान लीजिए अब इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए बहुमत प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रस्ताव है ये दूसरे हाउस को दिया जाएगा। पहले आप सपोज मान लीजिए लोकसभा से प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद ये दूसरे हाउस को दिया जाएगा, अपर हाउस को, जिसको राज्यसभा कहा हमने, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अब देखिए राज्यसभा में क्या होगा, ये जो दूसरा हाउस होगा, ये अगर मान लीजिए राज्यसभा से गया तो लोकसभा में जाएगा, अगर लोकसभा से शुरू हुआ तो राज्यसभा में जाएगा। अब उसके बाद दूसरा जो हाउस, सेकंड नंबर का जो हाउस होगा, मान लीजिए सेकंड नंबर हाउस जो है राज्यसभा है, तो राज्यसभा क्या करेगी, इसकी जांच करेगी, इन आरोपों की जांच करेगी, ठीक है, इन आरोपों की जांच करेगी, ठीक। अब देखिएगा राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अब देखिए जब ये जांच चल रही होगी तो राष्ट्रपति को इस जांच में क्या उपस्थित होने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को ये आपने ये हक ही नहीं दिए कि वो इस जांच का जो है पार्ट बन सके, ठीक है, वो पार्ट बनेंगे, ठीक है उसका। अच्छा उसके बाद देखिए यदि फिर लिखा है यदि दूसरा सदन भी आरोपों को बरकरार रखता है और कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करता है। देखिए अगर मान लीजिए दूसरा हाउस जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस भी अगर मान लीजिए उसको वो ये पाता है कि जो है ये जो आरोप है सही है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो पाता है सही है तो क्या होगा, उसको भी 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत मतलब 75% की मेजोरिटी के आसपास जो है वो क्या होगा, वो पास करेगा इसको, अपने बहुमत जो ये महाभियोग का जो प्रस्ताव उसको पारित करेगा 75% के मेजोरिटी के साथ, ठीक है। अगर ये हो जाता है, अगर ऐसा हो जाए, दूसरा हाउस भी पास कर देता है, तब राष्ट्रपति को उस तिथि से अपने पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। उसी दिन से क्या है आपको राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, जिस दिन से संकल्प पारित किया जाता है, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या है, राष्ट्रपति को हटाना पड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नोट यहाँ पर नोट डला हुआ है, देखिए इसको ध्यान पकड़िएगा। देखिए जो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, संसद के किसी भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे तो उस समय पे मनोनीत सदस्य, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि वो पार्ट नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य पार्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जो इनके जो महाभियोग है हटाते समय, ठीक है, महाभियोग जो लग रहा है प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है, तो उस समय पर प्रेसिडेंट जो है जो ये अपने मनोनीत सदस्य हैं वो पार्ट लेते हैं। ये लिखा हुआ है हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या महाभियोग के समय वो मनोनीत सदस्य पार्ट लेते हैं, मनोनीत सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य पार्ट लेते हैं, तो आप कहेंगे यस। लेकिन इनके चुनाव के समय पार्ट लेते हैं मनोनीत सदस्य, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मनोनीत सदस्य पार्ट नहीं लेते चुनाव के समय। उसके बाद देखिए क्या है खास, देखिए एक चीज और इसमें, दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जो अपने दिल्ली और पुडुचेरी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने,
वहाँ की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे उनके चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन ये जो अपने दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, ये रहा। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर जो है अपने प्रेसिडेंट को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको करा दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी देखिए इसमें जो अपना रहेगा वो भी प्रेसिडेंट को लेकर रहेगा, इनसे जुड़े हुए कुछ पहलू को जानेंगे हम। तो आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तब तक थैंक यू दोस्तों।